मैं नवीन कुमार, व्याख्याता इतिहास, मोता महाविद्यालय राजगढ़। हमने जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें हम कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रारंभिक जीवन और मोहम्मद गोरी की वो आकस्मिक मृत्यु के बाद उसके द्वारा आगरा और दिल्ली के साथ साथ लाहौर पर अधिकार कर भारतीय क्षेत्रों पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने के प्रयास और जो तुर्की सल्तनत थी उसको सुदृढ़ता से स्थापित करने के लिए उसने जो प्रयास किए थे उनके बारे में पढ़ा था। हम आज इस आज का हमारा जो वीडियो है, इस वीडियो में हम कुतुबुद्दीन ऐबक की उन प्रारंभिक कठिनाइयों और किस प्रकार से उसने अपनी उन प्रारंभिक कठिनाइयों पर वो सफलता प्राप्त की, जिन्हें हम भारतीय इतिहास में कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों के रूप में जानते हैं, इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। यानी आज का हमारा जो विषय रहेगा वो कुतुबुद्दीन ऐबक की प्रारंभिक कठिनाइयाँ और कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियाँ, यानी उसके सामने कौन कौन सी समस्याएं थी और किस प्रकार से उसने उन समस्याओं पर धैर्य, साहस, अपने उदार व्यक्तित्व और कूटनीति के द्वारा है वो सफलता प्राप्त की। इसी के बारे में हम यानी दूसरे शब्दों में कहें तो उसकी उपलब्धियों पर चर्चा करें। सबसे पहले हम कुतुबुद्दीन ऐबक की जो प्रारंभिक जो समस्याएं थी उन पर चर्चा करें। यानी 1206 ईस्वी में जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद वह दिल्ली और लाहौर पर अपना आधिपत्य स्थापित करने में सफल रहा, किंतु अभी भी उसकी सत्ता को वैधानिक जो शक्ति है वो प्राप्त नहीं थी। इस वैधानिक शक्ति प्राप्त न होने का कारण हसन निजामी ने अपने ग्रंथ में लिखा है, चूँकि वो अभी तक वैधानिक रूप से दास ही था, यही उसके सामने अपनी सत्ता को एक प्रकार से चुनौती देने का जो सबसे बड़ा कारण वो स्वयं मानता था, वो एक यही था। हम कुतुबुद्दीन ऐबक की जो प्रारंभिक कठिनाइयाँ हैं, उन प्रारंभिक कठिनाइयों में जो उसके सामने जो सबसे प्रमुख और जो सबसे महत्वपूर्ण कठिनाई थी वो मोहम्मद गोरी के जो प्रभावशाली तुर्की अमीर थे, उन तुर्की अमीरों की समस्या मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने सबसे प्रमुख थी। यानी जब वो सिंहासन पर बैठा तो उसके सामने जो सबसे पहली समस्या थी वो मोहम्मद गोरी के जो अन्य प्रभावशाली अमीर थे, वे प्रभावशाली अमीर ही कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए सबसे बड़ी समस्या थी। ये प्रभावशाली जो तुर्की अमीर थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक को किसी भी स्थिति में सुल्तान के पद पर देखना पसंद नहीं करते थे। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि वह यानी कुतुबुद्दीन ऐबक अभी भी वैधानिक रूप से एक दास या गुलाम था और अपनी इसी वैधानिक यानी दासता की वैधानिक स्थिति के कारण वह राजपद पर अपने वैधानिक प्रभुत्व को पूर्ण रूप से स्थापित नहीं कर पाया था। जो ताजुल मासिर का जो लेखक है हसन निजामी, उसने भी अपने ग्रंथ में इस बारे में स्पष्टीकरण दिया। उसने लिखा है, जो ताजुल मासिर का जो रचयिता हसन निजामी था वो उसका दरबारी और उसका समकालीन विद्वान था। उसने लिखा है कि जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई, उसकी चूँकि मृत्यु आकस्मिक हुई थी, इसी कारण वह अपनी मृत्यु से पूर्व यानी मोहम्मद गोरी है वो अपनी मृत्यु से पूर्व अपने जो गुलाम या दास थे उनके वैधानिक अधिकारों का निर्धारण नहीं कर पाया और वैधानिक अधिकारों का निर्धारण नहीं किए जाने के कारण ही इन दासों के मध्य एक प्रकार से वैमनस्य की स्थिति व्याप्त है। ये आपसी द्वेष और प्रतिस्पर्धा से ग्रसित है। मोहम्मद गोरी की जो अन्य जो प्रभावशाली सेनानायक थे वो अभी भी कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने समकक्ष मानते थे और अपने से उच्च सुल्तान के पद पर देखना पसंद नहीं करते थे। संभवतः इसी के कारण क्योंकि ऐबक को भय था कि अगर वह सिपह सालार अगर वह सुल्तान की उपाधि धारण करेगा तो ऐसी स्थिति में जो तुर्की अमीर है वो उसके विरोधी बन सकता है। इसी कारण उसने वो ये कहा, यानी जब वो सिंहासन पर बैठा तो उसने वो सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। उसके सामने सबसे बड़ी समस्या ये तुर्की अमीर थी।
दूसरी जो समस्या थी वो पश्चिमी सीमांत की सुरक्षा, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की जो पश्चिमी सीमा थी, या कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत की जो पश्चिमी सीमा थी, वो एक प्रकार से असुरक्षित थी। उस सीमा को सुरक्षित करना कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। उसे पूर्व में खलजी जो पूर्वी भारत है, उस दिशा से किसी प्रकार के आक्रमण का भय नहीं था। पश्चिमी दिशा में उसे नासिरुद्दीन कुबाचा, ताजुद्दीन याल्दौज और ख्वारिज्म के शासक द्वारा भारतीय क्षेत्रों पर आक्रमण किए जाने का खतरा था। ख्वारिज्म का जो शासक है वो अब तक अपनी शक्ति का वो बहुत अधिक विस्तार कर चुका था और मध्य एशिया में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर चुका था। वह गौर और गजनी को जीतने के पश्चात भारतीय क्षेत्रों पर आक्रमण करने के लिए लालायित था और उसकी सीमाएं हैं कुछ हद तक भारतीय क्षेत्रों तक पहुंच भी चुकी थी। ऐसी स्थिति में जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, उसको जो दूसरा सबसे बड़ा खतरा है वो ख्वारिज्म के शासक, या ऐसा कर सकते हैं कि उसके द्वारा पश्चिमी सीमांत पर आक्रमण किए जाने का जो भय है, उस आक्रमण का वो आक्रमण भी कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने एक बड़ी समस्या है। तीसरी जो कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने जो प्रारंभिक समस्या थी वो थी लाहौर और उसके आसपास के क्षेत्र पर। क्योंकि लाहौर के जो तुर्की अमीर हैं, उन्होंने ताजुद्दीन याल्दौज और नासिरुद्दीन कुबाचा के मध्य लाहौर पर अधिकार को लेकर जो एक प्रकार से संघर्ष चल रहा था, उस संघर्ष के बीच गौरी की मृत्यु के बाद ये संघर्ष चला था। इसके बीच उन्होंने वो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर पर अधिकार करने के लिए आमंत्रित किया था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी त्वरित निर्णय लेते हुए तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया था। अभी तक जो लाहौर वाला जो क्षेत्र था उस पर वैधानिक रूप से गजनी का ही अधिकार था, यानी जो गजनी का शासक था उसका ही अभी तक लाहौर पर अधिकार रहा था। यानी कह सकते हैं कि गजनी वाला जो लाहौर है वो गजनी राज्य का ही एक प्रांत माना जाता था वैधानिक रूप से। अतः ऐसी स्थिति में कुतुबुद्दीन ऐबक को ये भय था कि जो ताजुद्दीन याल्दौज है वो गजनी का शासक होने के नाते कभी भी लाहौर पर अपने वैधानिक दावे को प्रस्तुत कर सकता है। ऐसी स्थिति में उसके लिए लाहौर पर अपने प्रभुत्व को स्थापित बनाए रखना, अपने प्रभुत्व की स्थापना करना और उस पर अपना प्रभुत्व बनाए रखना भी उसकी एक प्रारंभिक कठिनाई थी। चौथी जो समस्या आई उसके सामने, यानी सिंहासन पर बैठते ही ऐबक के सामने जो चौथी सबसे प्रमुख समस्या थी वो थी हिंदू सामंतों की समस्या। जैसे ही गौरी की मृत्यु हुई, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद पूर्व मध्य भारत और पश्चिमी भारत के जो हिंदू या राजपूत जो शासक थे या सामंत थे, उन्होंने अपनी शक्ति को संगठित करना शुरू कर दिया था और अपनी शक्ति को संगठित करके उन्होंने अपने जो क्षेत्र जो खो चुके थे, उन खोए हुए प्रदेशों को उन्होंने पुनः प्राप्त करने के लिए धावे मारने शुरू कर दिए थे। इनमें मध्य भारत के जो चंदेल राजपूत थे, उन चंदेल राजपूतों ने गौरी की मृत्यु के साथ ही संगठित होकर पुनः है वो महोबा और कालिंजर पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। शीघ्र ही उन्होंने कालिंजर का जो एक प्रकार से अभेद्य दुर्ग था उस पर तुर्कों को वहाँ से पराजित कर खदेड़ दिया और कालिंजर के दुर्ग पर अधिकार किया। इसी प्रकार कन्नौज के जो गहड़वाल राजपूत थे, उन्होंने भी फर्रुखाबाद, बंदायूं आदि क्षेत्रों में वो अराजकता उत्पन्न की और पुनः इन क्षेत्रों पर वो अपने छोटे छोटे जो सामंत थे उन सामंतों को बिठाना शुरू कर दिया और तुर्कों को वहाँ से खदेड़ना शुरू कर दिया। इसी प्रकार ग्वालियर में भी प्रतिहार राजपूतों ने वो तुर्कों को वहाँ से पराजित कर खदेड़ दिया था और उस ग्वालियर पर वो राजपूतों ने अधिकार किया। इस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक जब गद्दी पर बैठा तो उसे ऐसी अनेक समस्याओं का सामना करना, परंतु कुतुबुद्दीन ऐबक ने अत्यंत ही धैर्य साहस के साथ काम लिया और उसने धैर्य साहस के साथ साथ अपने उदार व्यक्तित्व, उसका व्यक्तित्व अत्यंत उदार था, इसी कारण से लाख बख्श भी कहा जाता है। अपने उदार व्यक्तित्व और कूटनीति का प्रयोग करते हुए उसने सर्वप्रथम अपनी आंतरिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया और इस आंतरिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उसने सर्वप्रथम जो गौरी के जो प्रभावशाली तुर्की अमीर थे उनको एक प्रकार से उनका विश्वास अर्जित कर उन पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास किया।
और उन तुर्की अमीरों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए उसने उन तुर्की अमीरों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपनी स्थिति को है वो अपनी वैधानिक स्थिति को, दिल्ली की जो गद्दी थी उसके ऊपर अपनी वैधानिक स्थिति को मजबूत करने के लिए जो पहला प्रयास किया वो वैवाहिक संबंध था। यही कुतुबुद्दीन ऐबक की पहली उपलब्धि, चूँकि हमने उसकी पहली समस्या पढ़ी थी तुर्की अमीरों की समस्या, यानी किस प्रकार से उसने तुर्की अमीरों की समस्या को हल किया, यही उसकी प्रथम उपलब्धि है। तो जो समस्याएं हैं उन्हीं से रिलेटेड, यानी उसने क्या वो समस्याओं को हल करने में सफल रहा, अगर वो सफल रहा तो वो उसकी उपलब्धि बन जाती। तो कुतुबुद्दीन ऐबक भी तुर्की अमीरों की समस्या को हल करने में सफल रहा और ये उसकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। और उसने किस प्रकार से इस समस्या को हल किया, तो उसने धैर्य बनाए रखा इन विपरीत परिस्थितियों में भी, साथ ही साथ उसने साहस के साथ, यानी धैर्य और साहस के साथ उसने अपने उदार व्यक्तित्व का परिचय देते हुए उसने उन तुर्की अमीरों के साथ एक प्रकार से वो उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए और सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। और इस प्रकार इन वैवाहिक संबंधों के माध्यम से वो न केवल उनका सहयोग प्राप्त करने में सफल रहा, बल्कि उनके ऊपर अपना प्रभुत्व भी स्थापित करने में सफल रहा। यही उसकी सबसे बड़ी सफलता बनी। ऐबक ने सर्वप्रथम अपने योग्य और विश्वस्त, जो कि उसमें उसका एक गुलाम दास भी था और गौरी के आदेश पर उसके द्वारा उसे अपने दासत्व से मुक्त भी किया जा चुका था, जो उसका एक शक्तिशाली सेनानायक भी था, इल्तुतमिश। उस इल्तुतमिश के साथ उसने अपनी पुत्री का विवाह कर सेना पर अपनी पकड़ को वो मजबूत करने का प्रयास किया। इल्तुतमिश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाने पर वह अपनी सेना पर, जो तुर्की सेना थी, उस पर अपना एक प्रकार से प्रभाव स्थापित करने में सफल। इसके बाद जो मुल्तान, सिंध और उच्च का जो प्रशासक था नासिरुद्दीन कुबाचा, उस नासिरुद्दीन कुबाचा के साथ भी उसने अपनी 2 बहनों का विवाह करके उसके साथ भी वैवाहिक संबंध स्थापित। नासिरुद्दीन कुबाचा के साथ उसने अपनी बहनों का विवाह करके उसे अपना एक प्रकार से अधीनस्थ है वो सामंत अधीनस्थ शासक बना। नासिरुद्दीन कुबाचा ने भी ऐबक के प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया, क्योंकि कुबाचा की मजबूरी थी, क्योंकि जैसे ही गौरी की मृत्यु हुई, गौरी की मृत्यु के बाद ताजुद्दीन याल्दोज ने मुल्तान पर अधिकार करने का प्रयास किया और इस मुल्तान पर अधिकार करने के प्रयास के दौरान उसने ऐबक से वो सहायता की मांग की और कुतुबुद्दीन ऐबक के सहयोग के कारण ही वह मुल्तान को ताजुद्दीन याल्दोज के हाथों में जाने से बचा पाया। और इस दौरान कूटनीति का प्रयोग करते हुए ऐबक ने उसके साथ अपनी पुत्रियों का विवाह कर उसके साथ वो कूटनीतिक संबंध या वैवाहिक संबंध स्थापित करके उसे अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया। तीसरा था ताजुद्दीन याल्दोज, जिसके आक्रमण की आशंका अभी भी बनी थी। जब ताजुद्दीन याल्दोज ने नासिरुद्दीन कुबाचा के राज्य पर आक्रमण कर मुल्तान पर अधिकार करने का प्रयास किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, चूंकि नासिरुद्दीन कुबाचा उसकी अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार था, ऐसी स्थिति में उसने अधीनता स्वीकार कर लेने के पश्चात नासिरुद्दीन कुबाचा के साथ मिलकर ताजुद्दीन याल्दोज पर वो आक्रमण कर दिया। ताजुद्दीन याल्दोज को पराजित होकर मुल्तान छोड़ना पड़ा और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ताजुद्दीन याल्दोज का पीछा जारी रखा और उसने ताजुद्दीन याल्दोज को निर्णायक रूप से पराजित कर गजनी पर अधिकार किया। किंतु गजनी पर अधिकार करने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक वहाँ के प्रशासन व्यवस्था पर ध्यान नहीं दे पाए, परिणामस्वरूप वहाँ अराजकता उत्पन्न और अराजकता उत्पन्न होने के कारण वहाँ का जो जन समर्थन था वो ताजुद्दीन याल्दोज के समर्थन में, यानी वहाँ की जनता जो है वो ताजुद्दीन याल्दोज का समर्थन करने लगी। परिणामस्वरूप जन विद्रोह के कारण ऐबक को गजनी छोड़ना, महज 40 दिनों के पश्चात ही ऐबक को गजनी छोड़कर वापस लाहौर लौटना। परंतु गजनी जब कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा ताजुद्दीन याल्दोज को पराजित किया गया था, उसके पश्चात ताजुद्दीन याल्दोज और कुतुबुद्दीन ऐबक के मध्य भी वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। ताजुद्दीन याल्दोज ने है वो अपनी पुत्री का विवाह कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ कर दिया था। इस प्रकार ताजुद्दीन याल्दोज द्वारा
भारत पर है वो आक्रमण करने की संभावना एक प्रकार से जो सीमावर्ती जो क्षेत्र है उस पर आक्रमण करने की जो संभावना है वो अत्यंत क्षीण हो गई थी। अब उसके सामने जो समस्या थी वो थी पूर्व की दिशा की ओर से खलजी सरदारों। खलजी सरदार जो है वो अभी भी आपस में संघर्षों में उलझे हुए थे। बंगाल और बिहार पर खलजी अमीर तुर्की जो अमीर थे उनका एक प्रकार से प्रभुत्व था, लेकिन ये खलजी अमीर आपसी संघर्षों में ही व्यस्त थे। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल पर अधिकार करके अपना है वो प्रभुत्व स्थापित कर दिया था, किंतु शीघ्र ही 1206 ईस्वी में अली मर्दान खान नामक एक खलजी सरदार ने उसकी हत्या कर दी। उसके इस कृत्य से जो खलजी अमीर थे उनमें असंतोष उत्पन्न हो गया और उन्होंने अली मर्दान खान को है वो बंदी बना दिया। परंतु अली मर्दान खान उनकी कैद से भाग निकला और ऐबक के पास पहुंचकर उसने ऐबक से है वो सहायता मांगी और ऐबक ने उसको सहायता देना स्वीकार कर लिया, बशर्ते कि अली मर्दान खान उसकी अधीनता स्वीकार कर। अली मर्दान खान ने ऐबक की है वो अधीनता स्वीकार कर दी और इस शर्त पर अधीनता स्वीकार करने की शर्त पर और अधीनता स्वीकार कर लिए जाने के पश्चात ऐबक की सहायता से अली मर्दान खान शेर मोहम्मद को पराजित करके पुनः बंगाल और बिहार का है वो शासक बन गया और उसने ऐबक को है वो नियमित रूप से वो कर देने का एक प्रकार से आश्वासन दिया। इस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक जो है तुर्की अमीरों की समस्या से निजात पाने में सफल है, साथ ही साथ वो पश्चिमी सीमा को भी सुरक्षित करने में सफल है। वैवाहिक संबंध क्योंकि पश्चिमी सीमा पर उसने कुबाचा और ताजुद्दीन याल्दौज के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके एक प्रकार से ख्वारिज्म के जो शासक था उसके भय को भी एक प्रकार से नियंत्रित करने का प्रयास किया। इसके बाद उसके सामने जो समस्या थी वो थी हिंदू सामंतों की समस्या। इन समस्त समस्याओं पर यानी तुर्की अमीरों, पश्चिमी सीमांत की सुरक्षा और उसके बाद जो लाहौर का जो क्षेत्र था वैवाहिक संबंध स्थापित करके लाहौर पर अपना प्रभुत्व स्थापित बनाए रखने के बाद उसके सामने जो अगली समस्या थी वो थी हिंदू सामंतों या हिंदू शासकों की समस्या। इसके लिए उसने सर्वप्रथम जो बंदाई और फर्रुखाबाद वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में उसने अराजकता को समाप्त करने का निर्णय लिया। लेकिन यहाँ ये अवश्य है कि अभी भी उसे किसी न किसी प्रकार से ख्वारिज्म के शासक और ख्वारिज्म का जो शाह था उसके द्वारा और ताजुद्दीन याल्दौज द्वारा अपने पश्चिमी सीमांत पर आक्रमण किए जाने का भय कहीं न कहीं बना हुआ था। इसी कारण वो अपनी पूरी शक्ति है वो राजपूतों के विरुद्ध नहीं लगा पाया। यद्यपि उसने फर्रुखाबाद और बंदायूं वाले क्षेत्र में चंदेल राजपूतों को है वो एक प्रकार से खदेड़ कर वहाँ पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास किया, किंतु फिर भी वो उन्हें पूर्ण रूप से पराजित नहीं कर पाए। उस क्षेत्र में वो लगातार उपद्रव जारी रहे। ऐसी स्थिति में उसने अपने विश्वस्त सेनानायक और अपने दामाद इल्तुतमिश को बंदायूं का वो गवर्नर नियुक्त किया और उस क्षेत्र में एक प्रकार से व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया। उसने कालिंजर जो है कालिंजर और ग्वालियर पर भी अधिकार करने का प्रयास किया, किंतु वह अपनी पूर्ण सैन्य शक्ति के अभाव में उन कालिंजर और ग्वालियर के दुर्गों पर अधिकार नहीं कर पाया। उसका सबसे बड़ा कारण यही माना जाता है कि उसे अभी भी कहीं न कहीं याल्दौज और ख्वारिज्म के शाह द्वारा पश्चिमी सीमांत पर आक्रमण करने का भय बना हुआ था। इसके कारण वो कभी भी खुलकर राजपूतों के विरुद्ध संघर्ष नहीं कर पाए, पूर्ण शक्ति से वो राजपूतों के साथ संघर्ष नहीं कर पाया। अगला जो हम वीडियो में जो पढ़ेंगे वो हम ऐबक की है वो सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में। उसके वो एक वीर योद्धा था, हम उसका मूल्यांकन भी करेंगे। अगले वीडियो में हम उसकी उपलब्धियाँ यानी उसकी जो सांस्कृतिक उपलब्धियाँ उसके बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ उसका मूल्यांकन करेंगे। उसका एक व्यक्तिगत योद्धा के रूप में, सेनानायक के रूप में, कूटनीतिज्ञ के रूप में, प्रशासक के रूप में और कला और साहित्य के संरक्षक हैं। तो धन्यवाद। अगले वीडियो में हम ऐबक की उपलब्धियों के बारे में और उसका मूल्यांकन। धन्यवाद।